स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 4 हिंदी व्याकरण का पाठ 5, जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं नाउन। देखिए तथा पढ़कर समझिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के कुछ नाम दिए गए हैं। पहला चित्र है महात्मा गांधी, दूसरा आदमी। आगे बढ़ते हैं, इसका चित्र दिया हुआ है मोर का चित्र, फिर दिया हुआ है कुर्सी का चित्र। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्द महात्मा गांधी, आदमी, मोर तथा कुर्सी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के नाम का बोध करा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में इन नामों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी जो भी शब्द होते हैं, किसी भी वो व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं हम, प्राणी के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के, तो उनका कोई नाम होता है। हर एक चीज का कोई ना कोई नाम होता है। तो जो नाम का बोध कराते हैं वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। अब आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो पहला पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के विशेष नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोहन, गंगा, रामचरितमानस, दिल्ली आदि। और अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन सी होगी? जैसे दिन व महीनों के नाम, क्योंकि ये बदल नहीं सकते हैं, ये हमें पता है कि ये नाम इसका ही है। जैसे सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी आदि। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ऐसे ही है खेलों के नाम: फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, तैराकी आदि। देशों व शहरों के नाम: भारत, चीन, जापान, मेरठ, दिल्ली। तो ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो एक पर्टिकुलर नाम उनको दिया गया है, विशेष नाम का बोध हो रहा है, तो इसलिए उनको हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा है। नदियों के नाम, जितने भी नदियों के नाम होते हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे कि गंगा, सरस्वती, कावेरी आदि। अब पढ़ेंगे दूसरा भेद के बारे में, जो है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, घर, मनुष्य, नदी आदि। तो इसमें क्या है कि विशेष रूप से हमने नाम नहीं दिया है, पर क्या है कि एक हमने एक ग्रुप के, पर्टिकुलर ग्रुप है उसमें, तो उसको हमने एक संपूर्ण जाति बना दिया है, और जिन शब्दों से उसका बोध होता है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक या विशेष नाम नहीं दे रहे हैं, हम एक समूह में नाम दे रहे हैं। बोध में संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है बोध में, जैसे बालक, घर, मनुष्य, नदी आदि। तो यहीं पर अगर बालक के स्थान पर होता अमन, या फिर होता यहाँ पर जैसे मेरठ होता, या मनुष्य में होता विशाल, नदी में होता कावेरी, तो क्या बन जाता? वो बन जाता फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर उसका कुछ भी एक स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो इसलिए उसको हम किसमें कर रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा में डाल रहे हैं। कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं पढ़ेंगे: बच्चा, लड़के, नदी, पहाड़, जानवर, पक्षी, लड़का, लड़की, खिलौना, बगीचा, शहर, फल, सब्जी आदि। ये सब क्या है? कुछ और जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब आते हैं तीसरे भेद की ओर, जो है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के भाव, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जो उसकी विशेषता बताएगा, जैसे कि सुंदरता, मिठास, जवानी, नम्रता आदि। तो ये सब क्या है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु का भाव है। तो कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं इस प्रकार हैं: खुशी, दुख, बुढ़ापा, बचपन, आनंद, सर्दी, गर्मी आदि। कुछ विद्वानों ने अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर संज्ञा के 2 भेद और बताए हैं। तो हमने तो अभी पढ़ा कि मेन तो क्या होता है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, पर कुछ विद्वानों ने अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित हुए और उन्होंने संज्ञा के 2 और भेद बताए हैं। तो पहला भेद उन्होंने बताया है समुदायवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि परिवार, संघ, गिरोह, गुच्छा, कक्षा, सेना आदि। तो आपको अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। आगे पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा।
जिस शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सोना, लोहा, पीतल, दूध, तेजाब आदि। तो ये क्या है, ये संज्ञा के और दो भेद हैं, बट हम तीन भेद से ही संज्ञा को जानते हैं। हमने इस अभ्यास में क्या सीखा? हमने सीखा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं वह संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या अर्थ होता है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा का क्या अर्थ होता है? जो कि संपूर्ण जाति का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा संज्ञा के गुण, दोष या अवस्था का बोध कराती है। अध्याय में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। आओ करके देखें का देखेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। संपूर्ण जाति का बोध कराती है जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे पहला विकल्प बिल्कुल सही है। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न देखेंगे। भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या है? इसमें गरीबी, सुंदरता या दोनों। तो तीसरा विकल्प ठीक है, दोनों ही भाववाचक संज्ञा है, गरीबी और सुंदरता। खास प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए उचित संज्ञा शब्द से करिए। गंगा नदी डैश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर ठीक है। हमने यहाँ पर रंगीन से मार्क कर दिया है, आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा देखेंगे। बच्चे डैश में शोर मचा रहे हैं। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। पहला विकल्प ठीक है। तीसरा देखेंगे। डैश दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। ताजमहल या लाल किला? लाल किला दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है, क्योंकि ताजमहल कहाँ है? ताजमहल है आगरा में। चौथा प्रश्न देखेंगे। कक्षा में प्रथम आने पर वह डैश। तो प्रथम आने पर कैसा रहेगा? वो खुश होगा। तो पहला विकल्प ठीक है। कक्षा में प्रथम आने पर वह खुश था। गा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। तो आपको यहाँ पर एक स्थान दिया गया है, वहां पर लिखना है जो हमने यहाँ पर रंगीन कलर से मार्क किया है। रिया के घर की सजावट बहुत अच्छी है। तो इसमें तीन संज्ञा शब्द हैं, रिया, घर और सजावट। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। लक्ष्य की किताब कहाँ है? तो इसमें क्या है? लक्ष्य और किताब संज्ञा है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। अध्यापक ने काजल की बहुत प्रशंसा की। तो किसने की? तो अध्यापक, काजल और प्रशंसा, ये क्या है? तीन संज्ञा शब्द हैं। आगे और देखेंगे। चौथा प्रश्न। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो इसमें है ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। गा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। तो आप पृष्ठ 20 पर देखेंगे तो हमें तीन परिभाषा लिखनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आप पृष्ठ 20 पर चलेंगे तो यहाँ से आप लिखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराती है। फिर आप लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के गुण, दोष या अवस्था का बोध कराती है। आप चाहें तो यहाँ पर उदाहरण भी लिख सकते हैं। आपको परिभाषा यहाँ से लिखनी है। आप इसमें व्यक्तिवाचक में लिख सकते हैं महात्मा गांधी, जातिवाचक संज्ञा में आप लड़का लिख सकते हैं, भाववाचक संज्ञा में आप सुंदरता लिख सकते हैं। तो आप पृष्ठ 20 से इसका उत्तर देखकर लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे डा प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। तो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे लड़का, मोहन, कमल, और नदी का नाम भी दे सकते हैं। आप नदी भी लिख सकते हैं, कावेरी, सुंदरता, मिठास। ये सब क्या है? ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। दो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। पहले आपको बताना है संज्ञा के कितने भेद हैं, फिर आपको उनका नाम लिखना है। तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा।
फिर आप तीसरा प्रश्न देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा में अंतर बताइए। ये भी आप क्या कहाँ से लिखेंगे, पृष्ठ 20 से लिखेंगे। पहले आप यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराती है। फिर आप लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण जो लिखेंगे आप यहाँ से लिखेंगे, मोहन गंगा रामचरितमानस दिल्ली, यहाँ से आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आप जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिखेंगे, बच्चा, लड़के, नदी, पहाड़, जानवर, पक्षी, कितने भी आप उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमने बता दिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। तो आप पृष्ठ 20 से और उसके बाद पृष्ठ ऊपर वाला पृष्ठ से आप उसके उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे। संज्ञा में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।